Hi, this video is in Hindi, but if you want to watch in English, please comment in the comment section of this video and I will share with you the same video in English language. दोस्तों हर इंडस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन या जार्गन वर्ड्स। और रियल एस्टेट में भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड है जो उनकी भाषा का हिस्सा है। अब हमको जब प्रॉपर्टी खरीदना है तो हमको भी वो लैंग्वेज वो भाषा सीखनी पड़ेगी। और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे कॉमनली यूज्ड टेक्निकल जार्गन। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में समझते हैं हम रियल एस्टेट के कुछ जार्गन्स। दोस्तों मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एसेट डिटेल्स में, जहां हम फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर और फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी सेलर्स को वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, ताकि वो खुद एक बढ़िया डिसीजन ले सकें और अपने लिए बेस्ट डील निकाल सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल जार्गन्स ऑफ रियल एस्टेट। तो चलिए समझते हैं कि करके कि इन टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपके सामने है बहुत सारे डरावने से टेक्निकल जार्गन्स जो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे तो एजेंट्स, बिल्डर्स, उनके सेल्स टीम जो है आपके ऊपर थ्रो करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की लैंग्वेज में। और दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो है बिल्डअप, सुपर बिल्डअप एंड कारपेट एरिया। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में रेरा आने के बाद जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो हमेशा होते हैं कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मतलब दोस्तों वो एरिया घर के अंदर जिसके ऊपर आप कारपेट डाल सको, यानी कि नीचे का फ्लोर एरिया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल बेसिस पे, उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि जो है जिसमें आप रह नहीं सकते, जहाँ पर आपको फ्लावर बेड्स वगैरह रहते हैं, या जो आपका किचन का टॉप होता है उसको आप कारपेट एरिया नहीं बोल सकते। दोस्तों उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ वो है सुपर बिल्डअप। तो जब भी सुपर बिल्डअप की बात करते हैं, सुपर बिल्डअप बेसिकली वो एरिया है जो बिल्डर आपके लिए यानी आपकी पूरी सोसाइटी के लिए बना के देता है, सिर्फ आपके लिए नहीं पूरी सोसाइटी के लिए। तो उसमें आपका गेट आ जाता है, आपका पार्किंग का एरिया आ जाता है, आपका अगर उसने कहीं पर सोसाइटी के लिए मीटिंग प्लेस बनाया, सोसाइटी ऑफिस बनाया, वो सारी चीज़ें जो उसने कंस्ट्रक्ट करी है वो सुपर बिल्टअप एरिया के अंदर आ जाता है। यानी सुपर बिल्टअप पूरे बिल्डिंग का होता है पर, और उसमें बेसिकली लिफ्ट वगैरह सब इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद उसको प्रोपोर्शनेटली आपके जो फ्लैट है उसके एरिया के ऊपर लोडिंग करके डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सुपर बिल्डअप एरिया हो जाता है, यानी उसमें कॉमन एरियाज भी इंक्लूडेड रहते हैं। अब मैं बिल्डअप एरिया की बात करूँ तो बिल्डअप एरिया बेसिकली आपके फ्लैट का एरिया होता है, चाहे आप उसको यूज़ कर पाएँ या नहीं यूज़ कर पाएँ। अगर बिल्डर ने उसके लिए आपके फ्लैट के लिए उसको कंस्ट्रक्ट किया है तो उसको बिल्डअप एरिया कहा जाता है। दोस्तों रेरा आने से पहले जो मोस्टली पहले एग्रीमेंट हुआ करते थे वो बिल्डअप एरिया पे हुआ करते थे, लेकिन रेरा आने के बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन फिर भी जब भी आप प्रॉपर्टी विजिट करने जाएंगे तो बिल्डर आपको जो एरिया बताएगा वो बिल्डअप बताएगा, और ये भी बताएगा कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कारपेट एरिया पे। यानी कि कारपेट एरिया जहाँ जो आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्टअप एरिया जिस पे आपका फ्लैट खड़ा है या आपका फ्लैट ने जो कवर किया है, माइनस नॉन यूजेबल एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो कारपेट एरिया हो जाएगा। तो सुपर बिल्टअप एरिया जनरली कहीं पर भी चार्ज नहीं होता है। बिल्टअप एरिया जनरली वो आपको बताएगा और बताएगा कि उसके ऊपर लोडिंग कितना है। तो मान लीजिए अगर बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है और आपको बोल रहा है कि 40% लोडिंग है, तो आपको कारपेट एरिया अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास मिलने वाला है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट दोस्तों बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्वायर फीट और रनिंग फीट का बताता हूँ। ये जनरली आपको जब आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, फ्लैट के अंदर आप फर्नीचर का काम करवाओगे, आप कुछ टाइल्स वगैरह चेंज कराओगे। तो दोस्तों स्क्वायर फुट होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो सबको पता है। रनिंग फिट का मतलब सीधा लंबा जो फिट होता है 10 फीट 12 फीट, उसमें लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता है। तो कहीं कहीं पर आप जब स्कर्टिंग वगैरह कराओगे, मार्बल्स का काम कराओगे, अपने किचन के अंदर टेबल टॉप बनवाओगे, तो उस समय आपको रनिंग फिट का कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों सर्कल रेट। ये आपको समझ में आएगा जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे, आप फर्स्ट टाइम सेलर हैं, तब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों जो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन होता है वो होता है सर्कल रेट के ऊपर। और
हर एरिया का अलग अलग रेट होता है, मतलब एक ही एरिया में अलग अलग सब एरिया हो सकते हैं जहाँ पर उनका रेट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें खारघर में रहता हूँ, अगर खारघर की बात करूँ तो वहाँ पर कोई सेक्टर है, हर सेक्टर का रेट अलग अलग हो सकता है। तो क्यों ज़रूरत है सर्कल रेट समझना, क्योंकि उससे नीचे अगर आप अपना एग्रीमेंट करते हो तो भी आपको टैक्स सर्कल रेट के हिसाब से देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट के हिसाब से देना पड़ता है। तो सर्कल रेट बेसिकली कुछ नहीं होता है, सर्कल रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जो एजेंसी हैं वो आपसे स्टैम्प ड्यूटी वसूल करते हैं। तो आप चाहे कितने का भी एग्रीमेंट करें, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन प्रॉपर्टी का सर्कल रेट के हिसाब से 1.5 लाख रुपए वैल्यू है, तो आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देना पड़ेगा। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस समय भी आपका जो सेल रेट है वो सर्कल रेट पकड़ा जाएगा, ना कि आपका एक्चुअल सेल रेट। ठीक है, ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि लोग अपना स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, जो पहले काफ़ी होता था, अभी भी होता है, जहाँ पर लोग एक पार्ट जो है वो एग्रीमेंट वैल्यू के तौर पे ले लेते थे और काफ़ी बड़ा पार्ट ब्लैक मनी के तौर पे, ब्लैक पोर्शन के तौर पे लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ का कोई डील हुआ तो लोग क्या करते थे कि 40% कैश में ले लेते थे और 60% पे जो है सिर्फ एग्रीमेंट करते थे। उससे बायर को ये फ़ायदा हो जाता था कि उसको सर्कल रेट उसको स्टैम्प ड्यूटी कम देना पड़ता था, और सेलर का ये फ़ायदा हो जाता था कि उसको टैक्स कम देना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद बोला नहीं, आप चाहे फ्री में आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये सर्कल रेट है और मैं इस सर्कल रेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपसे कलेक्ट करूंगी। और इनकम टैक्स ने बोला कि जो सर्कल रेट होगा उसी के हिसाब से मैं आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करूंगा, स्पेशली सेलर से। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सर्कल रेट का। उसके बाद नीचे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनकम टैक्स में आपको देखने को मिलेगी, सेलर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है फेयर मार्केट वैल्यू, दूसरी चीज़ है सेल वैल्यू और तीसरी चीज़ है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो सर्कल रेट और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, बट इनकम टैक्स में कहीं भी आपको सर्कल रेट वर्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मिलेगी। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है कि आज की डेट में अगर मैं बिना किसी प्रेशर के मार्केट में ये प्रॉपर्टी बेचने जाऊं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। और सेल वैल्यू जितने पे मैंने एक्चुअल अपना एग्रीमेंट किया, सेल एग्रीमेंट किया, उसको सेल वैल्यू बोलते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसके ऊपर मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपका सेल वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर अगर मान लीजिए किसी केस में आपको ऐसा लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ अपील कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना सेल वैल्यू जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही ज़्यादा है, इतने में कौन प्रॉपर्टी आज की डेट में खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल आज की कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो कोविड की वजह से दोस्तों काफ़ी जगह जो प्रॉपर्टीज़ को आप जो है स्ट्रेस में बेच रहे हैं, डिस्ट्रेस सेल हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये अपील की जा सकती है। अदरवाइज जनरली गवर्नमेंट इनकम टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं कि हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प टैक्स लेंगे आपसे और उसी के हिसाब से हम आपसे इनकम टैक्स लेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये सेलर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरी इसके नीचे वाले जो टेक्निकल टर्म्स है वो बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ होती है टोकन, दूसरी चीज़ होती है डाउन पेमेंट और तीसरी चीज़ होती है फाइनल पेमेंट। तो टोकन वो अमाउंट है जहाँ पर आप सबसे पहले जब आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और आप जो है उसको अपने लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि वो और ब्लॉक करके आप कुछ टाइम लेना चाहते हैं सेलर से, ताकि आप उस प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस, उसका लीगल वगैरह चेक करा लें कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई और अननेसेसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी को ब्लॉक करते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये आप दे देते हो सामने सेलर को, और एक छोटा सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको MOU कहते हैं वो आप कर लेते हो, और उसमें आप उसको 10 या 15 दिन टाइम उससे मांगते हो, और उस 10-15 दिन में आप वो प्रॉपर्टी के पेपर जो जीरोक्स कॉपी है वो सेलर आपको दे देता है, और आप जाके अपने बैंक में दिखा देते हो, और बैंक फिर आपको बोलता है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डाउन पेमेंट होता है जब प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाता है, आपको बैंक सिग्नल दे देता है कि यस यू कैन गो हेड, आप आगे जा सकते हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि अपना जो पोर्शन है, यानी प्रॉपर्टी में हमेशा 20% या 10% आपको देना पड़ता है, 80% आपको बैंक लोन मिलता है। तो जो आपका पोर्शन है उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट, यानी 20%। तो आप प्रॉपर्टी का जो मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपने 20 लाख रुपये उनको दे दिया, और आप चले जाते हो फर्स्ट एग्रीमेंट करने के लिए, जिसको एग्रीमेंट फॉर सेल भी बोलते हैं। तो वो पेमेंट जो आप देते हो अपनी जेब से उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और जो फाइनल पेमेंट होता है ये जनरली बैंक की तरफ से आता है, फाइनल डिसबर्समेंट भी इसको बोलते हैं, और ये अगर आप लोन ले रहे हो तो ये आता है बैंक की तरफ से।
उसके बाद फर्स्ट डिसबर्समेंट एंड फाइनल डिसबर्समेंट, ये फाइनल पेमेंट जो बैंक की तरफ से पेमेंट आता है वो दो पार्ट में आ सकता है। अगर अगर आपका सेलर, आपके सेलर के पास ऑलरेडी कोई लोन है, यानी कि प्रॉपर्टी पहले लोन पे चढ़ी हुई है और वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा, बैंक आपको दो चेक देगा। एक चेक देगा वो सेलर के बैंक के नाम पे, और सेलर को बोलेगा कि आप ये चेक लो, अपने बैंक में जाओ और आपका जो लोन अकाउंट है उसको क्लोज कर दो। उसको बोलते हैं फर्स्ट डिसबर्समेंट। और उसके बाद जो बैलेंस पार्ट रहता है वो देता है फाइनल डिसबर्समेंट के तौर पे सेलर के नाम पे। तो सेलर को एक्चुअली हाथ में कितना आता है, आपका डाउन पेमेंट जो आपने पैसे पैसे पहले दिए प्लस फाइनल डिसबर्समेंट। तो फाइनल डिसबर्समेंट ये दोनों चीज़ें तभी आती हैं जब सेलर की प्रॉपर्टी ऑलरेडी लोन पे चढ़ी हुई है। अगर सेलर की प्रॉपर्टी लोन पे नहीं है तो जो बैंक है वो डायरेक्टली उसको एक ही चेक में पूरा पेमेंट दे देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम प्री लॉन्च बोलते हैं, आरटीएम बोलते हैं, रीसेल एंड अंडर कंस्ट्रक्शन। तो प्री लॉन्च मतलब प्रॉपर्टी लॉन्च होने से पहले ही प्रॉपर्टी की बुकिंग चालू हो जाती है, उसको हम प्री लॉन्च प्रॉपर्टी करते हैं। यानी कि बिल्डर ने जो भूमि पूजन कर दिया और वहाँ पर एक पत्थर रख दिया और बुकिंग चालू हो जाती है, यानी प्रॉपर्टी में अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ ज़मीन के ऊपर बुकिंग हो रही है, उसको प्री लॉन्च बुकिंग बोलते हैं। आरटीएम रेडी टू मूव होता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो अगले 6 महीने या साल भर के अंदर आपको पोजीशन दे देगी उनको बोलते हैं रेडी टू मूव। और रीसेल तो आपको पता ही है कि जब भी आप किसी और यूज़र से, यानी किसी ने प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए खरीदी थी लेकिन अभी उसको बेचना है, अपग्रेड करना है, विदेश में जाना है, कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, अगर आप ऑलरेडी यूज़ प्रॉपर्टी को ले रहे हो तो उसको रीसेल बोलते हैं। एंड लास्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब प्री लॉन्च नहीं होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी कुछ बन चुकी है, ज़मीन के ऊपर आ चुकी है, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और लेकिन प्रॉपर्टी कंप्लीशन के आसपास नहीं है, 10-20-50% कंप्लीशन हो चुका है, तो उसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद तो ये सारे टर्म्स आपको ब्रोकर्स बताएंगे जब आप प्रॉपर्टी सर्च करने जाएंगे। सर ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, सर ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सर ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए प्री लॉन्च मतलब वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर बुकिंग हो रही है। तो आज की डेट में प्री लॉन्च कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं चल रहा है क्योंकि लोग थोड़े डरे हुए हैं और बिल्डर्स की हालत ख़राब है। तो मोस्टली लोग आज की डेट में रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ एटलीस्ट 50-60% कंस्ट्रक्शन हो चुका है और बिल्डर काफ़ी रिप्यूटेड है, तो उसी में जा रहे हैं। और रीसेल, ये तीन ही ज़्यादा चल रहे हैं। मेरे ख्याल से रेरा आने के बाद प्री लॉन्च का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आपको समझना है, एग्रीमेंट, डीड, एमओयू, कन्वेंस, इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप टोकन मनी देते हो तो उस समय एक छोटा सा पेपर 1 पेजर या 2 पेजर साइन होता है बायर और सेलर के बीच में, जिसका लीगल कोई बैकिंग नहीं होता, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बायर और सेलर के बीच में एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ऐसे हम बाय करेंगे, इतने में बाय करेंगे, इतने दिन में आप पैसा दोगे, इतने दिन में आप पोजीशन दोगे। जब वो पेपर साइन होता है टोकन लेने के बाद, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जब आप डाउन पेमेंट करते हो, जब बायर डाउन पेमेंट करता है, उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट फॉर सेल। सो एग्रीमेंट फॉर सेल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, और जैसे ही बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल एग्रीमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको साइन हो जाता है, बायर को मिल जाता है राइट ऑन द प्रॉपर्टी। यानी कि जब तक उस एग्रीमेंट में, मान लीजिए एग्रीमेंट में बायर और सेलर के बीच में एग्री हुआ है कि 60 दिन के अंदर जो बायर है वो सेलर को सारे पैसे दे देगा, उसका बैंक उसको पेमेंट दे देगा, तो 60 दिन तक सेलर कहीं भी जाके उस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं सेल कर सकता। तो 60 दिन का राइट उसके पास आ जाता है, और वो जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको बोलते हैं सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट फॉर सेल। अब एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर दोस्तों क्या होता है कि बेसिकली सारे टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं और उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, इसीलिए वो लीगली इन्फोर्सिबल डॉक्यूमेंट होता है, यानी उसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हो, एमओयू को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरी चीज़ है दोस्तों डीड। अब डीड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब भी आपने सारे, मान लीजिए बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया और बायर ने सारे पैसे दे दिए, उसके बैंक ने भी बायर सेलर को सारे पैसे दे दिए, तो सेलर ने अपनी जो जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि 60 दिन के अंदर उसको सारे पैसे देने, वो उसने पूरा कर दिया, और सेलर ने घर दे दिया, पोजीशन दे दिया बायर को। तो दोनों ने अपना अपना जो ड्यूटी था वो पूरा कर दिया, और अब जब ड्यूटी पूरी हो गई तो एग्रीमेंट जो है वो हो गया पक्का, क्योंकि उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हो गए। तब उस समय एक फाइनल एग्रीमेंट किया जाता है, फाइनल एक
डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है डीड, जिसको सेल डीड बोलते हैं। सेल डीड का मतलब सब ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, और ये जो ट्रांजेक्शन जो चालू हुआ था एमओयू से वो ख़त्म हो गया डीड पे आके। तो जैसे ही डीड साइन हो जाता है सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं डीड और इसके बीच में। कई स्टेट में डीड मैंडेटरी नहीं है, पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डीड बना के रखना चाहिए, क्योंकि डीड ये बताता है कि सब ने एक दूसरे ने अपनी अपनी अपने अपने जो उनके प्रॉमिस थी वो पूरा किया, और जो प्रोसेस चालू हुआ था एमओयू के थ्रू वो ख़त्म हो गया। अब इसके आगे कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कन्वेंस जनरली दोस्तों कई जगह पे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी रहती हैं वो लीज पे रहती हैं। अब लीज का मतलब 99 ईयर्स का लीज रहता है। तो क्या होता है, सरकार उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को बाय करती है, या सरकार की कोई एजेंसी बाय करती है किसानों से या जो भी ज़मीन के ऑनर हैं, फिर उसके ऊपर वो रोड वगैरह बनाते हैं और उसको लीज पे वो देते हैं 99 ईयर्स के दूसरे लोगों को। तो उस कंडीशन में उनको कन्वेंस कहा जाता है, क्योंकि लीज को आप सेल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी लीज पे सेल की है। जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 99 ईयर्स के बाद क्या होगा। 99 ईयर्स के बाद जनरली वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो रहती है, लीज होल्ड, वो उसको हम फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी गवर्नमेंट कन्वर्ट कर देती है। तो लीज की कंडीशन में हम करते हैं जिस डॉक्यूमेंट को साइन, उसको इसको कन्वेंस बोलते हैं। एक और डॉक्यूमेंट का नाम मैं भूल गया जिसको बोलते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो एजेंसी होती है, जैसे दिल्ली में डीडीए है, यहाँ महाराष्ट्र में सिडको है, बहुत सारी एजेंसी है जो ज़मीन को डेवलप करती हैं, आगे उनको डेवलप करके फिर बेचती हैं, जहाँ पर लोग घर बनाते हैं या बिल्डर फ्लैट बनाते हैं। तो वहाँ पर 3 पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, बायर, सेलर और जो एजेंसी होती है, इसीलिए उसको ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कहते हैं। तो जहाँ पर भी ज़मीनें लीज़ पे दी जाती हैं, यानी ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट एजेंसी के पास में, बायर और सेलर को सिर्फ लीज़ मिलता है। और जब वो वैसे एग्रीमेंट पे जब प्रॉपर्टी बिकती है, मोस्टली बड़ी जगह पे जहाँ पर एजेंसीज डेवलप करके लैंड बेचती हैं या प्लॉट बेचती हैं, वहाँ पर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब अगली जो चीज़ है वो है एनआरआई रेजिडेंट एंड पीओए होल्डर। ये ज़रूरी है समझना, किसके लिए, बायर के लिए। तो जब जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आप प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हो। रेजिडेंट से खरीद रहे हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन से खरीद रहे हो, या किसी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के साथ आप डील कर रहे हो, क्योंकि तीनों के साथ जो आपका टीडीएस का कंप्लायंस है वो अलग अलग रहता है। और हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सिर्फ एक जो है एक पर्सन होता है जो कि किसी के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, वो खुद ऑनर नहीं होता है। तो उसके हिसाब से आपको टैक्स वगैरह ध्यान रखना पड़ता है। अगर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर इंडियन है लेकिन रेजिडेंट का, नॉन रेजिडेंट इंडियन का वो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, तो वहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडियन के सारे रूल्स लगते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। उसके बाद दोस्तों जब प्रॉपर्टी टाइप्स आती हैं, उसके बाद आपको ब्रोकर्स बहुत बार समझाएंगे डिफरेंट तरह के प्लॉट्स, घर, और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो आपको टावर्स तो पता ही होंगे, टावर्स जनरली काफ़ी लंबे लंबे 10-12 माले के टावर्स रहते हैं, उसमें जनरली एमिनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों उसके बाद टावर्स रहते हैं 7-12, बेसिकली जो गांव की ज़मीन होती हैं उसको लेकर वो लोग प्लॉट उसके ऊपर G+4 या G+3 के जो छोटे ये बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको 7-12 बोलते हैं। रो हाउसेस जो रहते हैं दोस्तों, वो मतलब आपका इंडिपेंडेंट घर, बंगलो जो भी आप बोल सकते हैं। जनरली रो हाउस कैसा होता है कि उसके अंदर आपको बंगलो की तरह बाहर चार दीवारी नहीं मिलती, और बंगलो कैसा होता है कि उसमें बीच में घर होता है और चार तरफ से खुली जगह होती है, तो उसको बंगलो बोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके ये हैं। जनरली आपको टावर और 7-12 या फिर बोलते हैं ना G+3, ये बिल्डिंग सुनने को मिलेंगी। टावर के अंदर ज़्यादा फैसिलिटी होती है तो थोड़ा उसके अंदर रेट ज़्यादा होता है, और 7-12 जो छोटी बिल्डिंग्स रहती हैं G+4 G+3, उसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती, तो आपको उसी एरिया में इनके रेट काफ़ी सस्ते मिलेंगे, क्योंकि ये गांव के आसपास रहते हैं और इसमें लिफ्ट वगैरह रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहती है, तो ये थोड़ी सस्ते पड़ेंगे और टावर थोड़े से महंगे पड़ेंगे। उसके बाद आप प्लॉट के बारे में आपको जनरली ब्रोकर आपको बताएंगे कि तो वो सोसाइटी प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर सोसाइटी यानी लोग आपस में मिलके, जैसे कि आर्मी वेलफेयर सोसाइटी हो सकती है या कोई किसी कंपनी की सोसाइटी हो सकती है, जहाँ पर कुछ लोग साथ में आके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, और फिर जो डेवलपर है या जो वहाँ के जो एजेंसी होती है डेवलपमेंट के प्लॉट्स को सोसाइटी प्लॉट किया जाता है। और वहाँ पर अगर आपको फ्लैट लेना है तो आपको उस पहले सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ता है, उसके बाद ही आपको फ्लैट मिलता है। तो कभी भी अगर आपको सोसाइटी प्लॉट की बात आए तो आप पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय थे या आप आर्मी के मेंबर हो, इस तरीके के रिक्वायरमेंट होती हैं।
और कई बार लोग आपसे ये बोलेंगे कि आप उसको मेंबर बना सकते हैं, तो थोड़ा आप उसको लीगली आपको ध्यान देना है। तो सोसाइटी प्लॉट्स हर आदमी के लिए ओपन नहीं रहते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों टेंडर प्लॉट्स, जहाँ बिल्डर डायरेक्टली खुद के नाम पे खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है और बेचता है, उनको टेंडर प्लॉट बोलते हैं। सो जो गांव वालों को जो प्लॉट अलॉट होते हैं उनको गांवठन प्लॉट कहते हैं। और जनरली इनके रेट सस्ते होते हैं, इसमें छोटी बिल्डिंग बनती हैं, 7-12-20 को बोला जाता है। पर उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या आप लीगली बाहर के लोग वहाँ पर प्लॉट, उस प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें फ्लैट खरीद सकते हैं कि नहीं। उसके बाद इस जो नीचे की चीज़ें हैं, TDS, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आती हैं सेलर के काम। तो दोस्तों TDS होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जब भी प्रॉपर्टी कोई बेची जाती है बायर सेलर के बीच में, तो वहाँ पर 1%, अगर रेजिडेंट आप सेलर हो तो 1% बायर डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करता है, और नॉन रेजिडेंट है तो आपके अकाउंट से 23% डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करता है, उसको TDS बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म होता है जब प्रॉपर्टी को आप एक स्पेसिफाइड जो ईयर होते हैं, मतलब 2 साल से कम रखते हो और आप उसको सेल करते हो, तो शॉर्ट टर्म गेन लगता है। और 2 साल से ऊपर आप जब उसको सेल करते हो और आपको प्रॉफिट होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बनाने वाले। बिल्डर वो होते हैं जो खुद लैंड खरीदते हैं, खुद डेवलपमेंट करते हैं और आपको बेचते हैं, उसको बिल्डर बोला जाता है। डेवलपर बेसिकली वो होते हैं जो किसी और के लैंड पे डेवलपमेंट करते हैं और उनको डेवलप, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने किसान हो गया, शेतकारी से ज़मीन लिया और ज़मीन नहीं लिया, उसके ऊपर डेवलपमेंट राइट लिया उन्होंने और डेवलपमेंट करके आपको सेल कर रहे होते हैं, तो उनको डेवलपर बोला जाता है। तो बिल्डर एंड डेवलपर मतलब वही होता है। बिल्डर मतलब जो खुद ज़मीन खरीद के उसके ऊपर डेवलपमेंट करता है, और डेवलपर मतलब जो दूसरों की ज़मीन के ऊपर टाई अप करके, पार्टनरशिप करके डेवलपमेंट करता है। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनको प्लॉट या फ्लैट में रहने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ वो इसलिए लेते हैं कि उसको बाद में हाई रेट में बेच सकें। तो बेसिकली वो इन्वेस्टर रहते हैं। और रीसेलर आपको पता है वो लोग रहते हैं जो खुद पहले उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे और अभी वो सेल करके उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर उस पैसे को किसी और यूज़ में डालना चाहते हैं। इन्वेस्टर जनरली, ये सब टर्म आपको ब्रोकर बताएगा। उसमें जहाँ भी इन्वेस्टर की बात आए वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके का इन्वेस्टर है, ऑन पेपर इन्वेस्टर है या ऑफ पेपर इन्वेस्टर है। अगर इन्वेस्टर ऑफ पेपर है तो कोशिश कीजिए कि ऐसे डील में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप फंस सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है दोस्तों वो है, सॉरी यहाँ पर कुछ इशू आ गया। तो लास्ट है लाइन, उसमें मैंने लिखा है CCOC कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें आप जब बिल्डिंग देखने जाओगे और उसका स्टेटस आप देखने जाओगे स्पेशली, तो आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। दोस्तों 2 CC हैं, ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, सबसे पहले जब बिल्डिंग चालू होती है बनना, तो सबसे पहले जब बिल्डर अपना सब प्लान वगैरह फाइल करता है, कि डेवलपमेंट प्लान वगैरह जो फाइल करता है, तो उसको सबसे पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि आप अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकते हो। तो सबसे पहले जो CC आता है उसका मतलब होता है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो जब भी अगर आपको कोई बताए कि भाई CC आ चुका है, तो आपको पूछना है कि CC कौन सा CC आया है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दोनों CC दोनों का नाम CC है, बट पहले CC का मतलब है कि बिल्डर काम चालू कर सकता है, कंस्ट्रक्शन चालू कर सकता है, उसने सारे अपने जो प्लान वगैरह हैं सब वो अप्रूव करा लिया है। और उसके बाद जो दूसरा CC है, जो सबसे लास्ट CC आता है, वो होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये लास्ट CC नहीं है, बिल्डर के लिए लास्ट CC है, जहाँ पर उसको जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब उसके प्लान्स वगैरह के हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन चेक करती हैं और उसके बाद उसको देती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो लास्ट सबसे जो सर्टिफिकेट आता है उसको बोलते हैं OC, इसका मतलब है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि बिल्डर पास हो गया, और OC का मतलब हुआ कि वो बिल्डिंग रहने के लिए फिट है, यानी वहाँ पर लोग जाके रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार कंप्लीशन के बाद भी वहाँ से जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हटाना होता है, सेफ्टी वगैरह इंश्योर करनी होती है, पानी की लाइन वगैरह कनेक्ट करनी होती है, बिजली वगैरह का सब कनेक्शन देना होता है, गैस, फायर सेफ्टी, बहुत सारी और चीज़ें करनी होती हैं। वो करने के बाद ही आदमी वहाँ रह सकते हैं, वहाँ लोग रह सकते हैं। और OC फाइनल सर्टिफिकेट होता है किसी बिल्डिंग के लिए। एक बार OC मिल गई मतलब लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद भी बिल्डर को बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी फाइलिंग करनी पड़ती है। OC के बाद मतलब बिल्डिंग रेडी है रहने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की आप सबको वो सारे जार्गन्स जो जनरली यूज़ होते हैं वो बताने की। इसके अलावा बहुत सारे जार्गन्स हैं जो बहुत टेक्निकल्स भी हैं, बट अगर ये जार्गन आप समझ जाएं तो आपकी जर्नी जो बाय करने की या सेल करने की काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।